नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो मैंने आपको पता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पढ़ा दिया था कुछ, और कुछ इसका पार्ट बचा था। तो आज 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर हुआ है और उसमें एक आगे जैसे इस जस्ट बाद में पढ़ेंगे वो उस गुप्त काल की सांस्कृतिक साहित्य के ऊपर एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो वो पर्सन इसी से रिलोव करता है गुप्त काल से। तो आपको पता है चंद्रगुप्त, यदि मैं बात करूं चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम और मालवा, आपको पता है पश्चिम मालवा और गुजरात को भी उन्होंने जीता था, और उन्होंने मालवा और गुजरात पर शक जाति को उन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। तो हम कहेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पश्चिम मालवा और गुजरात को भी उन्होंने क्या किया था, जीता था, और गुजरात में शक जाति को उन्होंने पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पहली राजधानी कौन सी बनाई? पाटलिपुत्र बनाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मतलब गुप्त शासकों में 2 राजधानी बनाने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 राजधानी बनाई, और मात्र जितने भी गुप्त शासक हैं उन्होंने एक राजधानी बनाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली राजधानी कौन सी बनाई? पाटलिपुत्र, और दूसरी राजधानी उज्जैन बनाई थी। ये भी ध्यान रखना है। उज्जैन आपको पता है शिक्षा के लिए भी जाना जाता था। उज्जैन किसके लिए जाना जाता था? शिक्षा के लिए। और उज्जैन खगोल विज्ञान के लिए भी जाना जाता था। खगोल विज्ञान के लिए भी जाना जाता था। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको मैंने आपको पीछे भी बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या मौर्य शासकों के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पोलिब्रो था। यूनानी शासक इसको क्या बोलते थे? पोलिब्रोथा बोलते थे। तो इसी पाटलिपुत्र, जिसे आजकल हम पटना कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी उज्जैन बनाई। शिक्षा के लिए भी जाना जाता था, और उज्जैन में आपको पता है वेधशाला थी खगोल विज्ञान के लिए, क्योंकि स्वयं जैसे ने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया, तो खगोल विज्ञान के लिए भी जाना जाता था। उसके बाद में उन्होंने शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य, मतलब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उन्होंने शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित होने के कारण उन्होंने विक्रमादित्य की क्या ली थी? उपाधि। एक क्वेश्चन और आता है, यदि हम जानेंगे उदयगिरी गुहा है भिलसा, मध्य प्रदेश में है। भिलसा, आगे लिख देंगे MP, मध्य प्रदेश। तो आपको पता है इसी उदयगिरी गुहा अभिलेख का जो रचयिता था, वो भी एक क्वेश्चन आता है, इसका रचयिता कौन था? इसका रचयिता वीरसेन था। वीरसेन, जो आपको बताए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में शिव धर्म का और वैष्णव धर्म का उपासक था। तो हम कह सकते हैं उदयगिरी गुहा अभिलेख, भिलसा, मध्य प्रदेश, इस उदयगिरी गुहा अभिलेख का कौन था? वीरसेन। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहला गुप्त शासक था जिसमें गढ़वा अभिलेख में, हालांकि समुद्रगुप्त ने ले लिया था, लेकिन समुद्रगुप्त ने भी परम भागवत की उपाधि ली थी, लेकिन उसका उल्लेख हमें आपको पता है ताम्रपत्रों में मिलता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उदयगिरी गुहा अभिलेख में, वीरसेन उसका मंत्री था, इससे मतलब उदयगिरी गुहा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है वीरसेन की। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एकमात्र ऐसा गुप्त शासक था जिन्होंने गढ़वा अभिलेख है इलाहाबाद यूपी में, गढ़वा अभिलेख में इन्होंने परम भागवत की उपाधि लेने का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। उसके बाद में देखिए आप, उसके बाद में है, ध्यान देना आप, तो विक्रमादित्य की उन्होंने क्या ली? उपाधि। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, और उन 9 विद्वानों को किस नाम से जानते थे? नवरत्न के नाम से जानते थे। उसके बाद में देखिए आप ध्यान से समझिए, उसके दरबार में कितने विद्वान रहते थे? 9 विद्वान रहते थे। आपको पता है 9 अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे, लेकिन वो तो मुगल शासक था। तो आपको पता है प्राचीन भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, और 9 विद्वानों की कोई ना कोई क्या थी? विशेषता थी, इसलिए इन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। अब नवरत्न आपके किताब में दिया हुआ है नहीं है, तो मैंने आपको बता ही दिया, कालिदास। आपको इसमें लिखना है सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा विद्वान था। सबसे बड़ा क्या था? विद्वान। किस भाषा का? संस्कृत का। तो संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान था। दूसरा वरामीर, तो वरामीर के आगे लिख देंगे खगोल विज्ञान। किसका था? खगोल विज्ञान के बारे में जानता था ये, खगोल विज्ञान का प्रकांड विद्वान था। वेताल भट्ट के बारे में लिखने आपको जादूगर। ये क्या था? ये जादूगर था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। बाद में
तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कालिदास सबसे बड़ा विद्वान किस भाषा का था? संस्कृत का। और वरामिहिर के नाम आ जाए तो खगोल विज्ञान ध्यान रखना है। वेताल भट्ट का नाम आ जाए तो क्या रखना है? जादूगर याद रखना है। अब मैं आगे ध्यान करता हूँ, देखो वर रुचि, तो वर रुचि के नाम में आ जाए तो व्याकरण। ये व्याकरण का क्या था? ज्ञाता था। व्याकरण का क्या था? ज्ञाता। वर रुचि व्याकरण का क्या था? ज्ञाता। और बात करूं मैं संपणक की, तो संपणक भी फलित ज्योतिष था। फलित ज्योतिष के रूप में जाने जाते थे। कौन? शपणक। बात करूं मैं आगे देखिए शंकु की, तो शंकु वास्तुकार था। क्या था? वास्तुकार। तो इसके आगे हम यहां लिख लेंगे, शंकु क्या था? वास्तुकार। मतलब कोई भी चीज बनाने में वास्तुकार, शिल्पीकार था वो। तो हम कह सकते हैं कालिदास भारत के संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान। वरामिहिर खगोल विज्ञान कर देंगे। और वेताल भट्ट का नाम आ जाए, जादूगर करना है आपको। और वररुचि के बाद में तो व्याकरण का ज्ञाता था। शपणक का नाम आ जाए तो फलित ज्योतिष लिखना है। शपणक किसका था? फलित ज्योतिष विद्या का ज्ञाता था। ज्योतिष विद्या का ज्ञाता। और यदि शंकु का आ जाए तो वास्तुकार। यहां हम लिख देंगे शंकु क्या था? वास्तुकार था। शंकु क्या था? वास्तुकार, शिल्पी था। उसके बाद में देखिए आप, उसके बाद में आ जाएं अमर सिंह। ये कोशकार था, ग्रंथ लिखा था इन्होंने गुप्त काल में। अमर सिंह नाम पर ही अमर कोशकार। अमर सिंह ने अमर कोश से ग्रंथ लिखा था, इसलिए जाना जाता था। और धन्वंतरी की बात करें तो धन्वंतरी आपको पता है, धनतेरस मनाते हैं हम दीपावली से 2 दिन पहले। चिकित्सक, ये क्या थे? धन्वंतरी चिकित्सक थे, मेडिसन। इन्होंने आपको पता है धन्वंतरी, जिसके हम धनतेरस मनाते हैं, धन्वंतरी परंपरा, आंतरिक परंपरा ये कैसे मनाती? मेडिसन था। धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। और घटकपर, यदि घटकपर का नाम आ जाए तो ये कूटनीतिज्ञ थे। कौटिल्य जैसे कूटनीतिज्ञ, जैसे कौटिल्य था, चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ था, ऐसे ही ये क्या था? कूटनीतिज्ञ। तो हम कह सकते हैं घटकपर। दोबारा आ जाए अमर सिंह कोशकार था, ग्रंथों को लिखने वाला था। धन्वंतरी एक मेडिसन था, चिकित्सक था। घटकपर एक कूटनीतिज्ञ था। तो ये सारा इनके दरबार में नवरत्नों की क्या रहती थी? एक मंडली रहती थी। तो इसलिए अब जैसे एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि मध्यकालीन भारत का नाम आ जाए, मतलब मुगल काल में, तो मुगल काल में अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। इसी तरह आपको पता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहती थी, इसलिए इन्हें 9 रत्न के नाम से जाना जाता था। तो मैंने बता दिया कालिदास संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। वरामिहिर खगोल विज्ञान, कालिदास भी कह सकते हैं। वरामिहिर का जन्म उज्जैन में हुआ था, इसलिए इसे खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। वेताल भट्ट, तो हम कह सकते हैं वेताल भट्ट भी एक बहुत बड़े विद्वान फलित ज्योतिष थे या जादूगर थे, जादूगर के नाम से जानते हैं। वररुचि फलित व्याकरण के गाता थे। शंपणक, आपको पता है शंपणक भी फलित ज्योतिष के विद्वान थे। शंकु, और शंकु आपको पता है वास्तुकार के रूप में जाने जाते थे, शिल्पीकार के रूप में जाने जाते थे। घटकपर, ये चाणक्य की तरह कूटनीतिज्ञ था, राजनीति करने में माहिर था, चाणक्य नीति अपनाता था ये। और बात करूं मैं अमर सिंह की, तो अमर सिंह कोशगार का विद्वान था। धन्वंतरी एक मेडिसन था और घटकपर एक चाणक्य था, मतलब कूटनीतिज्ञ था। अब एक यहाँ से देखो प्रश्न आता है, ये भी आ सकता है आपके। चंद्रगुप्त के दरबार समय में एक फाहियान चीनी यात्री आया था, इसका आपको सन भी पूछ सकते हैं। ये 399 में आया और 414 में ये भारत से चला गया। अब आपको पता है तो चंद्रगुप्त के समय में फाहियान एक चीनी यात्री आया, 399 में आया और 414 में वापस चला गया। तो फाहियान एक चीनी यात्री भारत आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है आगामी अगले बोर्ड में, आज जैसे एक प्रश्न आया था 1 नंबर का, बहुत इजी प्रश्न आए 10वीं बोर्ड के परीक्षा में। आप यदि ध्यान से पढ़ते हो तो बहुत शानदार बुक है बोर्ड की, कि जैसे पूछा था कि मौर्य वंश का संस्थापक, तो मैंने आपको मौर्य वंश पढ़ाया था, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो एकदम पढ़े हुए प्रश्न और ध्यान से पढ़ते हैं तो कोई ऐसे प्रश्न पेपर हार्ड नहीं। तो चंद्रगुप्त के समय में कौन सा चंद्रगुप्त सेकंड के समय में फाहियान एक चीनी यात्री आया था 399 में, 414 ईस्वी में वापस चला गया, चीन से आया था। एक इसकी प्रश्न आता है परीक्षा में, फाहियान एक बात कही थी कि भारतीय लोग घरों में ताले नहीं लगाते हैं। इसका मतलब भारत में शांति व्यवस्था थी, भारतीय लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। आजकल तो ताला चोर के कुआड़ को ही लोग चोर ले जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय
लोग शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे, युद्ध चाहते ही नहीं थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। तो कथन भी आता है, छठी की किताब में भी है, 7वीं किताब में मिल जाएगा आपको, कि किसने कहा था कि भारतीय लोग घरों में ताले नहीं लगाते हैं। तो किसने कहा था? फाहियान ने। अब वो प्रश्न को घुमाएगा कि फाहियान किसके समय भारत आया? तो फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत आया था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान देना इस पर, आगे चलते हैं हम। उसके बाद में देखिए, और यदि इसको और भी आपको प्रश्न पूछ ले, मान लो 3-4 मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये ध्यान में रखना है, मेहरौली मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, विक्रमादित्य भी कहते हैं क्योंकि उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली। भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, और एक जगह अब जैसे मेहरौली, ये आगे जिसमें गुप्त काल आज ही आया, ये प्रश्न 4 नंबर का, मेहरौली का लोह स्तंभ लेख। आप 7वीं क्लास में पढ़ गए हो, मेहरौली का लोह स्तंभ अभिलेख दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में, मैंने पीछे बता ही दिया। इस स्तंभ की मतलब लोहे का है, 1500 वर्ष हो गए। कुतुब मीनार के ठीक पास ये खड़ा है, धूप में है, एकदम बाहर खड़ा है, लेकिन लोहे का होने के बावजूद भी इसके जंग नहीं लगा। इसका मतलब एक आश्चर्यजनक, एक अद्भुत उदाहरण है प्राचीन भारत के इतिहास में। तो हम कह सकते हैं मेहरौली का लोह स्तंभ अभिलेख दिल्ली में है, कुतुब मीनार के ठीक पास है, खुले मैदान में खड़ा है, धूप में, उससे धूप और बारिश में इसके जंग नहीं लगा। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के स्तंभ अभिलेख था। तो हम कह सकते हैं मेहरौली के स्तंभ अभिलेख दिल्ली में, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। और काल में पूछ ले, इस मेहरौली स्तंभ अभिलेख में चंद्रगुप्त का नाम क्या बताया गया है? चंद्र बताया गया है। अब आपसे वो प्रश्न पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त का नाम, चंद्रगुप्त सेकंड का या विक्रमादित्य का नाम चंद्र कहाँ मिलता है? तो आपको रखना है मेहरौली का लोह स्तंभ अभिलेख। और कल हम जब उनकी कला पढ़ेंगे सांस्कृतिक, तो ये अद्भुत कला थी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सबसे बड़ी विशेषता ये थी मेहरौली के कि 1500 वर्ष हो गए, लोहे का है, फिर भी जंग नहीं लगा। ये हमारे खगोल दृष्टि से, हमारे स्थापत्य कला की दृष्टि से एक बहुत अनूठा उदाहरण है। एक तो मेहरौली हो गया, एक और आते हैं उदयगिरी, उदयगिरी गुहा लेक। अभी मैं बता के गया हूँ आपको, ये भिलसा में है, और भिलसा आपको पता है कहाँ है? भिलसा एमपी में है। कहाँ है? एमपी में। तो इसकी भी पहले उस उदयगिरी गुहा अभिलेख का रचयिता मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया। उदयगिरी गुहा अभिलेख का रचयिता था वीरसेन, जो वैष्णव धर्म को तो आपको पता है गुप्त काल के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म के उपासक थे, इसलिए वो वैष्णव भगवान को मानते थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वैष्णव का क्या था? उपासक था। और गढ़वा अभिलेख में एक इसमें आप लिख सकते हो, आप गढ़वा अभिलेख। तो आपको पता है गढ़वा अभिलेख कहाँ है? गढ़वा अभिलेख आपको पता है इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद। और आपको पता है इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। तो इस अभिलेख में ये कहा गया है, गढ़वा अभिलेख में, इलाहाबाद यूपी में, कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने परम भागवत की क्या ली थी? उपाधि ली थी। और परम भागवत का शाब्दिक अर्थ होता है जो विष्णु को मानते हैं। ये उपाधियां होती थी, परम भागवत, महाराजाधिराज, महाराज, परम भट्टारक, ये उपाधि सारी कौन से लेते हैं? गुप्त शासक लेते थे। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित आपके क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। उसके बाद में देखिए आप, तो उसके बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में आता है आपके, देखो बहुत शानदार, कुमारगुप्त आता है। तो इसका भी ध्यान में रखना आपको, कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त या महेंद्रा, या तो इसको कुमारगुप्त कहते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में उसका बेटा गद्दी पर, सिंहासन पर बैठा, जिसका नाम था कुमारगुप्त। या कुमारगुप्त नहीं आता है तो कौन सा था? महेंद्रादित्य। इसको और भी कहते हैं, इसको आपको पता है हेनसांग एक चीनी यात्री आया था, हर्षवर्धन। हेनसांग ने इसे शिलादित्य भी कहा था, लेकिन वो तो बात आगे की है। तो कुमारगुप्त या तो कुमारगुप्त कौन सा? प्रथम। कुमारगुप्त 3 हुए हैं, तो प्रथम की बात कर रहे हैं हम, कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य, जिसका शासनकाल था 414 से 455। अब एक देखो, सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखना है आपको कि 414 से 455, मैंने पहले बताया था फाहियान चीनी यात्री था, वो 399 में 414 से भारत से चला गया था। अब उसके बाद में चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र कौन बैठा? कुमारगुप्त शासक बना था। और कुमारगुप्त को नालंदा, सबसे टॉप क्वेश्चन ये प्रश्न आता है ज्यादातर कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त था। अब आपसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ?
या किसका है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। और महायान, बहुत शानदार क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म का, महायान बौद्ध धर्म का केंद्र था। ये कौन से धर्म का? आपको पता है बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था कनिष्क के समय में, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान का मतलब होता था निकृष्ट और महायान का मतलब होता उत्कृष्ट। तो अच्छा केंद्र था। आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय हुई थी और ये बिहार में है। और बिहार में आपको कहाँ पूछ ले कौन से? बिहार में एक जिला है भागलपुर, उस भागलपुर जिले में ये महायान बौद्ध धर्म का क्या था? ये केंद्र था। और आपको पता है इससे बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड, महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। यदि मैं इसको लिखूं, यहाँ भी लिख सकते हैं हम, कौन से स्टेट में है? बिहार में, ध्यान में रखना है आपको। और महायान धर्म का, बहुत शानदार क्वेश्चन है, महायान धर्म का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहा जाता है इसको। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार, जो क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, ध्यान देना। तो हम कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में हुई। और किसके समय हुई? कुमारगुप्त के समय में। इसे महायान धर्म का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहा जाता था। अब इस प्रश्न को घुमाया जा सकता है, जैसे हेनसांग था, आपको पता है फाहियान था, ये सारे कहाँ पढ़े हुए थे? नालंदा विश्वविद्यालय में। और यहाँ का आपको पूछ सकता है कुलपति कौन था? हर्षवर्धन के समय में कुलपति, इसका कुलपति था शीलभद्र। कौन था? शीलभद्र इसका कुलपति था। बड़े पद पर पद था, जैसे आपको पता है कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है, तो कुलपति उस समय में शीलभद्र था। शीलभद्र के नेतृत्व में हेनसांग, नालंदा यही तो पढ़े, यही शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर उन्होंने अध्यापन का कार्य करवाया, मतलब अध्यापक बन गए, आचार्य। उस समय में क्या पता है अध्यापक को आचार्य कहा जाता था, बड़ा मतलब दर्जा दिया जाता था आचार्य को। तो आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय हुई। महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। यहाँ का कुलपति कौन था? शीलभद्र था। हेनसांग, फाहियान, चाणक्य ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी, यहीं पर अध्ययन किया और यहीं पर वो आगे चलकर अध्यापक बन गए। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय को भारत में महायान धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। और यदि इस प्रश्न को थोड़ा और घुमा दे मान लो, तो आपको पता है सबसे पहले आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लो मैं आपको एक डायग्राम बताऊं, सबसे पहले विश्वविद्यालय कौन सा था? तो सबसे पहले कौन सा था? तक्षशिला था। तो तक्षशिला किस समय था? मौर्य काल में था। तक्षशिला के बाद में नालंदा विश्वविद्यालय आया था, नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बाद में विक्रमशिला, उसके बाद में काशी विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला मौर्य काल का था। काल में वो पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल का था? तो आपको ध्यान में रखना है नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल का था। तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय आपको जाना मौर्य काल में था, नालंदा विश्वविद्यालय किस साल में? गुप्त काल में था। उसके बाद में देखो इसमें और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा था और नालंदा विश्वविद्यालय में कहा जाता था कि उस समय में प्राचीन भारत में गुप्त काल में मतलब 10,000 तो विद्यार्थी पढ़ते थे और कहते हैं कि उस समय में 8500 अध्यापक थे। मतलब शिक्षा का कार्य होता था। 3 मतलब उसमें रत्नोदी, रतन सागर, रतन पयोदी, ये इस तरह से पुस्तकालय, रतन सागर एक पुस्तकालय होता था। उसके बाद में आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, बढ़िया, नालंदा विश्वविद्यालय आपको मैंने बता दिया, आप प्रश्न आ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक तो आप, और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को बाद में किसी व्यक्ति ने नष्ट कर दिया था, ये ध्यान में रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर किसी ने आक्रमण किया था, जिसका नाम बता रहा हूं मैं, 1208 या 9 में, ऐसे प्रश्न आता है 1208 या 9 में बख्तियार काकी, इस बख्तियार काकी ने, आपको बताया 1203 में बख्तियार काकी ने इसे नष्ट कर दिया था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई मतलब गवर्नर था, उस बख्तियार काकी, उस समय में उसका कोई सूबेदार था, उस सूबेदार ने 1203 में बख्तियार काकी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। तो ये तो वह आपका कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद में देखिए विल्सड अभिलेख है, एंटा जिला है उत्तर प्रदेश में, इसको ध्यान में रखना है।
ये कुमार गुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख है। इस पर तिथि अंकित है, आपको ध्यान में रखना है, तिथि अंकित, पांडुलिपि अंकित नहीं है, तिथि अंकित। यहाँ पर हम तिथि कर देंगे, उसके ऊपर तिथि अंकित है, 415 दी हुई है। कौन सी? आपको पता है 414 में वो आया और 415 में तिथि अंकित है। वो प्रश्न पूछेगा कि कुमार गुप्त का कौन सा अभिलेख पहला जिस पर तिथि अंकित है, तो वो कौन सा है? विलसड अभिलेख। तो आपको ध्यान में रखना है, वो प्रश्न पूछ सकता है कि विलसड अभिलेख कहाँ है, तो आपको बताना विलसड अभिलेख एंटा जिले में यूपी में है। और इस अभिलेख में कुमार गुप्त के उपलब्धियां, कुमार गुप्त के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है और इस पर तिथि अंकित है 415 ईस्वी। उसके बाद में देखो ये और अच्छा क्वेश्चन, भित्री स्तंभ अभिलेख गाजीपुर, गाजीपुर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इस स्तंभ में शक जाति ने आक्रमण कर दिया था, मतलब शक जाति में कौन? पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र नाम का एक व्यक्ति था। उसी समय में इसी स्तंभ से आपको पता है पुष्यमित्र ने, मतलब कुमार गुप्त के अंतिम समय में, कुमार गुप्त के समय में पुष्यमित्र शुंग ने भारत पर शक जाति ने आक्रमण कर दिया था। इसकी जानकारी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसकी जानकारी इसमें तो नहीं दी है, इसकी जानकारी हमें भित्री स्तंभ में भी मिलती है। और एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं हम, जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से हमें भी जानकारी मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख आपको पता है कहाँ है? सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र कहाँ है आपको पता है? गुजरात में। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जल संचय के बारे में प्रमाण मिलता है, क्योंकि आगे चलेंगे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। उसके बाद में अशोक ने, तोशाप ने उसका मतलब पुनः निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त के समय में चक्रपालित, प्रणदत्त का बेटा था चक्रपालित, उसने इसका सुदर्शन झील का निर्माण कराया। इसकी भी जानकारी आएगी इसके टाइम में जूनागढ़ अभिलेख में, इसे स्कंदगुप्त के समय में जानकारी मिलेगी। तो भित्री स्तंभ अभिलेख उत्तर प्रदेश एटा जिले में, इसे हमें अभिलेख में एक नीचे देखो गढ़वा अभिलेख, गढ़वा अभिलेख इलाहाबाद में, इसमें कुमार गुप्त को, इसी अभिलेख में आपको पता है कुमार गुप्त को, इसको हम काट देंगे, शरदकालीन सूर्य तोमेन अभिलेख में कहा गया था। गढ़वा अभिलेख में इलाहाबाद में कुमार गुप्त ने कौन सी उपाधि? परम भागवत, परम भागवत की। यदि कोई प्रश्न आ जाए परम भागवत की उपाधि का उल्लेख कहाँ मिलता है? भाई गुप्त शासक कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में जितने भी गुप्त शासक हुए वो कुमार गुप्त की क्या लेते, उपाधि लेते थे? परम भागवत की, परम भट्टार की उपाधि लेते। मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में जितने भी गुप्त शासक आए वो कौन सी उपाधि लेते थे? परम भागवती की उपाधि। इन्हीं परम भागवत उपाधि का उल्लेख हमें कौन से अभिलेख में? गढ़वा अभिलेख में मिलता है, जो इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश। तो ये कौन सा हुआ आपका? ये कुमार गुप्त का। उसके बाद में आगे और भी आता है, कुमार गुप्त थोड़ा बड़ा है, प्रश्न भी आ सकते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो कुमार गुप्त के समय में सबसे पहले इसी लाइन में प्रश्न क्या बना सबसे टॉप? तो सबसे टॉप बना नालंदा विश्वविद्यालय का। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसके समय हुई। नालंदा विश्वविद्यालय का उस समय में हर्षवर्धन के समय कुलपति शीलभद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय में आपको पता है कुलपति शीलभद्र था। उस समय में चाणक्य, हेनसांग या बड़े शिक्षा का अध्ययन किया और यहीं पर वो अध्यापक हो गए। 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे, 400 उस समय विद्यार्थी थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय को 1203 में बख्तियार काके ने इसे नष्ट कर दिया था। इसे महायान धर्म का, बौद्ध धर्म का, महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहा जाता है। उसके बाद विलसड अभिलेख मैंने आपको बता दिया, विलसड अभिलेख में कुमार गुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख था, 415 में तिथि अंकित थी। इसी अभिलेख से हमें उसकी उपलब्धियों में भित्री स्तंभ अभिलेख गाजीपुर में, इस अभिलेख से हमें स्कंद कुमार गुप्त के समय में शक जाति ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और इसकी जानकारी। गढ़वा अभिलेख में जितने भी गुप्त शासक हैं उन्होंने गढ़वा अभिलेख में, इलाहाबाद में, इस अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने जितने भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में शासक आए उन्होंने परम भागवत की क्या ली? उपाधि ली। क्लियर? उसके बाद में चलते हैं, देखो अब देखो आगे आ रहे हैं बहुत शानदार प्रश्न, मंदसौर। यहां से भी क्वेश्चन उठता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। मंदसौर अभिलेख, तो यहां से भी थोड़ा मंदसौर अभिलेख, अब आपसे ध्यान में रखना है मंदसौर अभिलेख कहां है? मालवा में है। कहां है? मालवा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। और मालवा कहां है आपको पता है? मध्य प्रदेश में। अब देखो मंदसौर अभिलेख, प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम क्या था? दसपुर था, जो मध्य प्रदेश में। ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन 12वीं की गीता में भी दे रखे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहां से प्रश्न। सबसे मेन जो प्रश्न आता है मैं आपको बताऊंगा, मंदसौर अभिलेख, प्राचीन नाम इसका था दसपुर, मध्य प्रदेश में। इस प्रशस्ति के रचयिता वत्स बद्री नहीं है, वत्स भट्टी है इसके रचयिता, वत्स भट्टी।
बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन कर लेना। वत्स बद्दी नहीं करके वत्स बट्टी, भाई पीपीटी में थोड़ी बहुत हो ही जाती है अक्सर इधर उधर। तो इस प्रशस्ति के रचयिता कौन से? वत्स बट्टी थे। ध्यान में रखना है, वो प्रश्न पूछेगा। एक प्रशस्ति के रचयिता पक्का पूछते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, आपको मैं प्रश्न करता हूं, बताओगे आप? मैंने आप बता दिया। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? इसको आप कॉमेंट में डालोगे, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता मैंने आपको करवा दिए, वो आप मेरे कॉमेंट में उत्तर दोगे। नहीं आएगा तो समाधान करेंगे, मैं बताऊंगा। तो आपको पता है, मैंने बता दिया आपको, इस प्रश्न के इसी के ऊपर पूछा है मैंने, क्रॉस क्वेश्चन किया है मैंने कि मैंने आया है मंदसौर अभिलेख, तो मंदसौर अभिलेख का रचयिता मैंने वत्स बट्टी बता दिए। तो आप छात्र छात्राएं मेरे को ये बताओगे कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। आगे चलिए, तो मंदसौर प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? वत्स बट्टी थे। आगे चल रहे हैं, वत्स बद्दी की जगह वत्स बट्टी करना है। इसमें मालवा के राज्यपाल है, यहां पर काल नहीं काटेंगे, राज्यपाल, मालवा के राज्यपाल था उस समय में, बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। अब आपसे वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बंधु वर्मा का उल्लेख किस प्रशस्ति में? तो आपको ध्यान में रखना है मंदसौर प्रशस्ति में। तो बंधु वर्मा उस समय में राज्यपाल था। इसे लाट प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? लाट प्रदेश। आपको पता है लाट प्रदेश किसका नाम है? किसका नाम है? गुजरात का है। तो आपको पता है, इस मतलब बंधु वर्मा के राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। इसमें लाट प्रदेश तंतुवाम, या तंतुवाम नहीं करके तंतुवाय कर लेते हैं हम, तंतुवाय। और तंतुवाय का मतलब होता है धागा। क्या होता है? धागा। तो आपको यहां लिख देते हैं गुजरात। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तंतुवाय का मतलब होता है रेशम बुनकर, रेशम बुनकर, कपड़े बुनने वाले। यदि रेशम बुनकर नहीं आता तो श्रेणी कह दो, एक ही बात है, श्रेणी इन्हीं को ही कहते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, करोड़ों के क्वेश्चन है ये, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। आप यदि पेपर हल करोगे, उसके पीछे दे रखे हैं RS IS जितने भी एग्जाम है उनमें इस तरह से क्वेश्चन, और आपके कितनी सौभाग्य की बात है, ऐसे प्रश्न आपके किताब में देखने को मिलते हैं। तो इस अभिलेख में लाट प्रदेश का मतलब गुजरात का उल्लेख मिलता है। तंतुवाय का मतलब होता है रेशम बुनकर, कपड़े बुनने वाले, या हम कह सकते हैं श्रेणियां। वो श्रेणियां भी आ सकते हैं, तो श्रेणियां मतलब धागे बुनने वाले। उसके बाद में देखिए यहाँ दे रखा है, देखो बुनकर, बेरोटॉक नहीं, बुनकर, रेशम बुनकर का। प्राचीन सूर्य मंदिर का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। प्राचीन सूर्य मंदिर का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? मंदसौर अभिलेख में, मंदसौर प्रशस्ति में। और सुमेर पर्वत है हमारे, सुमेर पर्वत और कैलाश पर्वत का भी उल्लेख मिलता है। देखो कितने क्वेश्चन बने। इस प्रशस्ति के रचयिता, अरे इस प्रशस्ति का प्राचीन नाम दसपुर था, मध्य प्रदेश में। इसके रचयिता वत्स बट्टी, या भट्टी कर देंगे हम, वत्स बट्टी। और इसमें मालवा के राज्यपाल हो जाएगा यहाँ पर, राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। लाट मतलब गुजरात, लाट प्रदेश गुजरात कहते हैं। तंतुवाय हो जाएगा, तंतुवाय का मतलब होता है रेशम बुनकर, श्रेणी। और उसके बाद में देखो सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है यहाँ पर, या बेरोटॉक न करके रेशम बुनकर हो गया। प्राचीन सूर्य मंदिर का उल्लेख, तो प्राचीन भारत में सूर्य मंदिर था, जैसे मोंडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में, उसका भी उल्लेख मिलता है। सुमेर पर्वत और कैलाश पर्वत का भी किस प्रशस्ति में? मंदसौर प्रशस्ति या मंदसौर अभिलेख में मिलता है। इतना गजब का प्रश्न है। उसके बाद में देखिए मानकुंवर अभिलेख, ये भी आपको पता है, बहुत शानदार। मानकुंवर अभिलेख कहाँ है? आपको मैं बता ही देता हूँ, ये MP में है, सॉरी यूपी में। कहाँ है? यूपी में है मानकुंवर अभिलेख। इसमें बुद्ध मित्र नाम का एक बौद्ध भिक्षु था, क्योंकि आपको पता है बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ थी, तो बुद्ध मित्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा बुद्ध प्रतिमा स्थापित करवाए जाने का इसमें उल्लेख मिलता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। करमदंडा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। करमदंडा अभिलेख में बता दूं आपको कहाँ है? फैजाबाद। ये फैजाबाद नीचे दे रखा है, फैजाबाद जिले यूपी में है। फैजाबाद, क्या नाम है फैजाबाद का? अभी आपने करंट पढ़ा होगा, अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है, नहीं, अयोध्या का राम मंदिर आपको पता है वो फैजाबाद जिले में ही है। कहाँ है? फैजाबाद, क्योंकि मुसलमान शब्द था। फैजाबाद में 1800, क्योंकि मुस्लिम शब्द है फैजाबाद। यहाँ पर आपको पता है क्या कर दिया? अयोध्या कर दिया। क्या कर दिया? अयोध्या। और अयोध्या में क्या बन रहा है? राम मंदिर। प्राचीन समय में अयोध्या का नाम था साकेत। मैं आपको इसके थोड़ी बताऊं, साकेत। और साकेत आपको पता है किसकी रचना थी? मैथिली शरण गुप्त की थी। तभी तो उसने कहा था, नर हो न निराश करो, जग में कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो हम कह सकते हैं कि फैजाबाद अयोध्या का ही नाम है, उत्तर प्रदेश। तो करमदंडा अभिलेख फैजाबाद यूपी में। इसमें कुमार गुप्त के कुमारमत्य नाम का एक, मतलब पृथ्वी सेन, यदि मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लूं तो कुमारमत्य मैंने आपको बताया था क्या था? IAS,
IAS, IAS का मतलब होता है उस समय में एक IAS अधिकारी होता था, उच्च पदाधिकारी होते थे। तो कुमार मात्य उच्च पदाधिकारियों, जैसे मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, मैं आपसे कर ही लेता हूं कि किस व्यक्ति के पास 3 पद थे। मैंने आपको ये पीछे पढ़ाई दिया, किस व्यक्ति के पास 3 पद थे, तो वो मेरे को भी कमेंट में डालोगे, किस व्यक्ति के पास 3 पद थे। जैसे मैं नाम देता हूं संधि विग्रह, महादंड नायक, कुमार मात्य, तो वो आप कमेंट में डालोगे मेरे को। तो कुमार मात्य तो आपको बताया, तो कुमार इसी मतलब कौन से करमदंड अभिलेख जो है फैजाबाद यूपी में, इसमें कुमार गुप्त के कुमार मात्य, कुमार मतलब होता है उच्च पदाधिकारी IAS। तो उस समय में उच्च पदाधिकारी कौन था कुमार गुप्त के समय में? पृथ्वीसेन था। इस पृथ्वीसेन ने शिव प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वीसेन किन का था? तो पृथ्वीसेन एक कुमार मात्य किसका था? कुमार गुप्त का था, जिसकी जानकारी हमें करमदंड अभिलेख फैजाबाद में मिलती है। अब आता है तुमेन अभिलेख। तो तुमेन अभिलेख है ग्वालियर में, ग्वालियर, और ग्वालियर आपको पता है कहाँ है? MP में। कहाँ है? MP में। तो तुमेन अभिलेख, इसमें तिथि अंकित है 435, यहाँ पर तिथि अंकित दी हुई है, बिल्कुल सही है। तो तुमेन अभिलेख ग्वालियर MP, तुमेन अभिलेख इसमें 435 तिथि अंकित है। इसमें बहुत शानदार लाइन, इसमें कुमार गुप्त को, इसमें कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया, सूर्य की भांति बताया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सूर्य की भांति बताया। तो हम कह सकते हैं तुमेन अभिलेख ग्वालियर MP में 435 तिथि अंकित है। इसमें कुमार गुप्त को शरदकालीन, कुमार गुप्त को सूर्य की शरदकालीन भांति तरह बताया था। तो ये आपको इसमें समझ में आ गया होगा। तो मंदसौर अभिलेख के बारे में ध्यान में रखना आपको विशेषता है। आगे चलते हैं। उसके बाद में देखें लास्ट पैराग्राफ है, कुमार गुप्त एकमात्र शासक था। अब इसमें भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, ध्यान से रखिए, कुमार गुप्त एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए। इसके सर्वाधिक क्या मिले? अभिलेख मिले, जिनकी संख्या कितनी थी? 18। गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा यदि अभिलेख मिले हैं तो किसके मिले हैं? कुमार गुप्त के मिले हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन उस समय में, एक बढ़िया क्वेश्चन है गुप्त काल में, अच्छा क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्वर्ण भंडार की भट्टियां, स्वर्ण भंडार की भट्टियां बयाना भरतपुर में मिली थी हमें। मतलब सोने की सबसे ज्यादा यदि भट्टियां मिली है तो गुप्त काल में स्वर्ण भंडार की भट्टियां, हम कह सकते हैं भट्टियां बयाना भरतपुर में मिली थी। वो किसके समय में मिली थी? कुमार गुप्त के समय में। ये भी ध्यान में रखना है कि कुमार गुप्त एक ऐसा शासक था जिसके सर्वाधिक अभिलेख मिले। अभिलेख की संख्या कितनी थी? 18। और गुप्त काल में स्वर्ण भंडार की यदि भट्टियां मिली है तो बयाना भंडार मिले हैं वहां पर, बयाना भरतपुर में। वो किसके समय में मिली? कुमार गुप्त के समय में। उसके बाद में देखिए आप, बहुत शानदार ताम्र अभिलेख, ताम्र मतलब ताम्र के ऊपर लिखे हुए ताम्र अभिलेख धंधे ताम्र पत्र है जो राजशाही बांग्लादेश में है। इसमें कुमार गुप्त को परम भट्टारक या महाराजा धीराज की क्या ली? उपाधि ली। क्या ली? उपाधि ली। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ताम्र अभिलेख धंधे ताम्र पत्र राजशाही बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में। इसमें ये ध्यान में रखना है राजशाही बांग्लादेश में है। और इसमें कुमार गुप्त को परम भट्टारक, तो मैंने आपको बताया परम भट्टारक मतलब विष्णु के उपासक, विष्णु के उपासक जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? आपको होता है परम भट्टारक। परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज की उपाधि ली। फिर दामोदरपुर प्रथम, ये भी पश्चिम बंगाल में है। पुंडवर्धन 443 इसमें तिथि अंकित है। पुंडवर्धन कहाँ है? बंगाल में। प्राचीन समय में पश्चिम बंगाल को पुंडवर्धन के नाम से जाना जाता था। इस पुंडवर्धन का प्राचीन नाम क्या था? बंगाल का ही नाम पुंडवर्धन था। तो हम कह सकते हैं कि दामोदर प्रथम, एक तो ताम्र अभिलेख, दामोदर प्रथम अभिलेख पुंडवर्धन कहा जाता है। इसमें भूमि दान दिए जाने का क्या मिलता है? उल्लेख। ये अभिलेख हमें पुंडवर्धन का है, जो आपको पता है दामोदर, कई बार उठा लेते हैं प्रश्न, दामोदर ताम्रपत्र किसका है? तो आपको ध्यान में रखना है दामोदर ताम्रपत्र किसका है? कुमार गुप्त का है। इसमें
भूमि दान दिए जाने का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो पुंडवर्धन किसका नाम था, पश्चिम बंगाल का प्राचीन नाम था। उसके बाद में देखिए कुमारगुप्त एकमात्र ऐसा शासक था जिन्होंने गुरुड, ये ध्यान में रखना आपको, पहले गुप्त शासक मैंने आपको क्या बताया था कि गुप्त शासकों का जो वाहन प्रतीक था वो गुरुड था। क्यों? क्योंकि आपको पता है भगवान विष्णु का वाहन क्या था, गुरुड। तो भगवान गुरुड और विष्णु की पत्नी का नाम लक्ष्मी थी, तो आपको पता है ब्रह्मा विष्णु महेश और गुरुड भगवान को मानते थे गुरुड के स्थान पर। तो आपको पता है कुमारगुप्त एकमात्र ऐसा शासक था जिन्होंने गुरुड के स्थान पर, यहाँ स्थान लिख देंगे, गुरुड के स्थान पर इन्होंने कौन सी आकृति के सिक्के चलाए, मयूर आकृति के सिक्के चलाए थे। ये सबसे टॉप क्वेश्चन है कि कुमारगुप्त कौन सा ऐसा गुप्त शासक जिन्होंने गुरुड आकृति के स्थान पर मयूर आकृति के सिक्के चलाए। तो आपको ध्यान में रखना है कुमारगुप्त था। उसके बाद में देखिए कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम दिनों में, ये मैंने पीछे बताई थी, पुष्यमित्र नामक गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इसकी जानकारी हमें बित्री स्तंभ लेख से मिलती है। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, बित्री स्तंभ लेख से। तो हम कह सकते हैं कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नाम का एक व्यक्ति था, इन्होंने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और इसकी जानकारी हमें बित्री स्तंभ, और बित्री स्तंभ कहाँ है आपको पता ही है, गाजीपुर यूपी में है। कहाँ है, यूपी में। तो हम कह सकते हैं कि कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक राजा ने एक आक्रमण कर दिया था और गुप्त साम्राज्य में। अब वो इस प्रश्न को थोड़ा घुमा सकता है कि सर्वाधिक इस पुष्यमित्र ने किसके समय किया, तब तो आपका आंसर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुमारगुप्त के अंतिम समय में एक बार आक्रमण किया था। किसके समय में, कुमारगुप्त के समय में पुष्यमित्र ने। लेकिन सर्वाधिक आक्रमण किए थे, आगे में जैसे कल पढ़ेंगे हम, स्कंद गुप्त के समय में सर्वाधिक क्या हुए थे, आक्रमण। तब तक के लिए मेरे को विदा चाहिए। धन्यवाद।